Hello everyone, welcome back to the revision class for UGC Net Economics exam. Cobbins Q थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी. दैट अकॉर्डिंग टू Dobbins Q थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन शुड अ फर्म इन्वेस्ट. तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है Q की वैल्यू, उस पर इंपॉर्टेंस है कि Q की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, उस बेसिस पे पता चलेगा कि एक फ़र्म को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. और इसमें पांच स्टेटमेंट्स हैं जिसको जल्दी एक एक करके पढ़ते हैं. देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आउटपुट. तो अगर प्राइस जो आउटपुट का प्राइस है फर्म का, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो उस केस में फर्म को इन्वेस्ट करना चाहिए. नंबर टू, देर इज़ एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल का जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक एडिशनल यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन अपने टोटल आउटपुट में, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कैपिटल जो हम फैक्टर एम्प्लॉय कर रहे हैं, मशीन एम्प्लॉय कर रही है, अगर एक एडिशनल और हम उससे आउटपुट में एडिशन करें, तो अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या फर्म को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देन ऑप्शन नंबर सी, देर इज़ एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि अगर इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. देर इज़ अ डिक्रीज इन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट. ये चीज़ पे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब हम लोग टॉबिन्स की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, यही थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो चूज़ करना है. सो बेसिकली आप एक क्विक रिविजन करिए. टॉबिन्स थ्योरी क्यू थ्योरी सजेस्ट दैट फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इधर क्या है कि जो आपकी मार्केट, ये दो बार रिपीट हो गया है मुझसे, गलती से इसको कट कर देते हैं. तो क्या है इसमें कि मार्केट वैल्यू जो है कैपिटल की एक फर्म की, वो ज़्यादा होनी चाहिए इन एज़ कम्पेयर टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तभी जो ये क्यू की वैल्यू है ये ज़्यादा आएगी, और जब ये ज़्यादा आएगी तो फर्म्स इन्वेस्ट करेंगे. वन से ज़्यादा आएगी तो फर्म्स इन्वेस्ट करेंगे, वन से कम आएगी तो उसका इंडिकेशन है कि फर्म्स शुड नॉट इन्वेस्ट, है ना. तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ आउटपुट. ये बहुत इजी है. अगर आउटपुट के प्राइस में इंक्रीज़ आएगा तो यानी फर्म्स को अपने प्रॉफिट्स और ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ हो रहा है. दूसरा भी बहुत इजी है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो यानी फर्म्स के लिए वो और वैल्यू ऐड कर रहा है उनकी टोटल आउटपुट में, राइट. इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन अ वेरी इजी स्टेटमेंट, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तब इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलक्टेंट होंगे. डिक्रीज इन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी बेसिक स्टेटमेंट. जब भी लोअर डिप्रिसिएशन होगा, डिक्लाइन आएगा डिप्रिसिएशन में, तो इन्वेस्टमेंट लोग और इनकरेज करेंगे क्योंकि जो लॉस ऑफ वेयर एंड टेयर है वो कम होगा. मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉबिन की थ्योरी में इस पर बहुत एम्फेसिस होता है, तो ऑब्वियसली इसमें ये दो वर्ड्स आपको बहुत इनफ है समझाने के लिए. यहाँ कॉस्ट वर्ड एडेड है मार्जिनल के बराबर में, यहाँ बेनिफिट वर्ड एडेड है मार्जिनल के बराबर में, और जब भी मार्जिनल बेनिफिट फर्म्स का ज़्यादा होगा उनकी मार्जिनल कॉस्ट, तो ऑब्वियसली वो लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे. सो इस केस में जो हमारा स्टेटमेंट सी है वो गलत है, और उसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, A, B, D, E ओनली. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू अबाउट द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में यही है कि कभी कभी इंडिविजुअल लेवल पे जो आप देख रहे होते हो और आपको लगता है कि वो इकनॉमी के लिए बहुत एडवांटेजियस होगा, बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर का होगा, वो एक्चुअल में जब आप मैक्रो लेवल पे देखते हो तो ट्रू नहीं होता है. जैसे कि रचना ने बोला, इसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में कीन्स ने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे ये लग सकता है कि जब सोसाइटी सेव कर रही है तो बड़ा अच्छा हो रहा है हमारी इकनॉमी के लिए. बट एक्चुअल में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे देखते हो तो उस सेविंग से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें डिक्लाइन आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है. सो दिस इज़ अबाउट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट विच वॉज गिवन बाय J.M. Keynes, and it states that personal savings can be detrimental to overall economic growth, right. इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा तो कुछ भी नहीं शो करता ये. इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. नो. इट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल सेविंग ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन लीड्स टू अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. करेक्ट, राइट. तो उस बेसिस पे हमारा क्या आंसर हुआ, हमारा वो ऑप्शन 4, A, B एंड E. अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो बीच के दो ऑप्शंस हमने रिजेक्ट करे उसमें बेसिकली ऐसा जो आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो रिलेशनशिप शो हुआ था वो ओकन्स लॉ से रिलेटेड है.
इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से जो रिलेशनशिप के स्टेटमेंट था वो फिलिप्स कर्व से रिलेटेड है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से रिलेटेड नहीं है। एंड इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन हम पढ़ चुके हैं, फिशर्स इफेक्ट होता है। तो ये तीन जो है बेसिकली ये अलग थ्योरीज के स्टेटमेंट्स हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है वो बेसिकली सेविंग, ये की वर्ड है इसका, सेविंग से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड आर, ये नेशनल इनकम के लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, C electricity, gas, water supply and other utility services, D public administration, defense and other services, and E financial, real estate and professional services। तो इसमें से कौन से हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर व्हेन वी कंप्यूट ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA? बताइए कौन सा है इसमें, बहुत इजी है ये। सर्विसेज सेक्टर की बेसिकली यू शुड नो द कंपोनेंट्स। 1 मैम। 1, वेरी गुड, शेयरिंग इज़ राइट। सो इसमें कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो है वो सर्विसेज सेक्टर का कंपोनेंट नहीं है। आप खुद देखो कि जो सबसे, अगर आपको थोड़ा किसी रीज़न से कन्फ्यूजन भी हो रहा था, तो भी अगर आप ध्यान से ऑड वन आउट निकालना चाहो उसमें से, तो आप आराम से कर सकते हो। ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सर्विसेज का पार्ट है, सर्विसेज सेक्टर का है। बट कंस्ट्रक्शन एकदम एक अलग चीज़ हो गई, राइट? कंस्ट्रक्शन जो है वो सर्विसेज सेक्टर में नहीं आता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर इन एन इकनॉमी, ठीक है ना? तो इसलिए इसको जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, D एंड E, राइट? समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये? यस। अगर आप कंस्ट्रक्शन ही देख लेते तो भी आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आ जाता। ओके, अब ये क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे, ये टॉपिक भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 इज़ अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन a monopolist sells different units of output at different prices and these prices may differ from person to person। ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें ज़रा सा भी कंज्यूमर सरप्लस किसी भी कंज्यूमर के पास नहीं बचता। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन a monopolist sells different units of output at different prices but every individual who buys the same amount of good pays the same price। अब ये भी आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। कोई बता सकता है इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? मैम फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट। वेरी गुड, सेकंड में बस आपको बेटा ये याद रखना है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हर कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पे करना होता है और कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि उसमें ये बात ही नहीं हुई है जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सेल्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट प्राइसेस। उसमें बेसिकली जो मेन फोकस है, एम्फेसिस है, वो है सब मार्केट्स पे। जहाँ सब मार्केट्स वर्ड आएगा वहाँ पे वो रिलेटेड है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से। कंज्यूमर्स को अलग अलग मार्केट्स में या फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं मोनोपोलिस्ट जो होते हैं, एक मोनोपोली फर्म जो चला रहे होते हैं, और उस बेसिस पे उन हर सब मार्केट में या हर डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग चार्ज करता है जो मोनोपोलिस्ट होता है वो। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 चूज़ करेंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज फ्रिडमन्स थ्योरी ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज पार्टली कीनीशियन एंड पार्टली नॉन कीनीशियन। स्टेटमेंट 2 है इट इज़ नॉन कीनीशियन इन दैट फ्रिडमन निग्लेक्ट्स completely Keynes clarification of the motives for holding money and the corresponding components of demand for money। In the light of the above statements you have to choose the correct ones, कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, इसमें चूज़ करना है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि फ्रिडमन की थ्योरी में दोनों एलिमेंट्स हैं, कीन्स की भी थ्योरी के एलिमेंट्स हैं और कीन्स से पहले की जो थ्योरी थी यानी क्लासिकल थ्योरी, उनके भी एलिमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि वो स्टेटमेंट 2 जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट 1 का कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉन कीनीशियन।
क्योंकि मतलब वो कम्प्लीटली क्लासिकल थ्योरी के ऊपर फोकस कर रही है, के ऊपर बेस्ड है, उसमें कीन्स का कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, कौन सा फॉल्स हो सकता है। अब फ्रिडमैन की थ्योरी को देखते हैं, ये है क्या। फ्रिडमैन की जो डिमांड फॉर मनी थ्योरी थी उसमें कीन्स का भी एलिमेंट था, क्लासिकल अप्रोच का भी, या क्लासिकल थ्योरी या नॉन कीनीशियन थ्योरी का भी एलिमेंट था। क्यों? क्योंकि पहला तो ये कि क्लासिकल थ्योरी का क्या एलिमेंट था। क्लासिकल थ्योरी ने हर बार ये एम्फेसिस दिया कि मनी कितना वैल्यूएबल है, मनी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फ्रिडमैन ने भी इसको एक्सेप्ट किया। फ्रिडमैन ने भी ये अपने थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी में मनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी कि मनी जो है वो एक वेल्थ का सोर्स है। इसी तरीके से क्लासिक जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में मनी की इंपॉर्टेंस बताई गई। कैम्ब्रिज थ्योरी में मनी का जो के वैल्यू था कि प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम में से हम कितना अमाउंट रखना चाहते हैं कैश के, उसमें कितना हम मनी डिमांड करना चाहते हैं। तो वो इस तरीके से फ्रिडमैन की जो थ्योरी है जिसमें वो वेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोगों की वेल्थ पे डिपेंड करता है, परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है जो मनी होता है, तो उस बेसिस पे वो क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है। कीन्स ने क्या करा, फ्रिडमैन की थ्योरी में कीन्स के वो 3 मोटिव्स पे तो कोई फोकस नहीं था कि ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए मनी की डिमांड होती है, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए होती है, स्पेक्यूलेटिव मनी के लिए होती है। लेकिन उनकी थ्योरी जो है उसमें, फ्रिडमैन की जो डिमांड फॉर मनी थ्योरी उसमें उन्होंने ये ज़रूर एक्सेप्ट किया कि लोग मनी को जो होल्ड करते हैं वो क्योंकि मनी की जो है वो इन इट सेल्फ एज एन एसेट एक अलग से वैल्यू है, वो एक अलग से यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों का ब्लेंड है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत इजी है अगर आपको ये थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पाएँ कि फ्रिडमैन की जो थ्योरी है वो दोनों का एक अच्छा मॉडिफिकेशन थी, कीन्स की थ्योरी का भी और जो कीन्स से पहले थ्योरी आई उसका भी। उन्होंने किसी भी थ्योरी का कोई कंप्लीट रिजेक्शन नहीं दिया था, उन्होंने एक ब्लेंड दिया था सब थ्योरीज़ को और अपने अलग अलग फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था अपनी थ्योरी में। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि इट इज़ नॉन कीनीशियन, यानी वो कीन्स का कोई भी उसमें एलिमेंट है ही नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। अब आया दूसरा क्वेश्चन, इन अ मार्केट फॉर लेबर्स डिमांड एंड सप्लाई, लेबर्स डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ लेबर मार्केट की बात हो रही है। द इक्विलिब्रियम वेज इज W स्टार, द गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम वेज एट W डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब इसको देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड casualization of workers if W dash is more than W star, where the workers would not receive lots of benefits. Increased casualization का क्या मतलब होता है वर्कर्स का, आप लोगों को आइडिया है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स से क्या मतलब है यहाँ पे? नो मैम। ओके, सो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि जब अगर मान लीजिए इस केस में कि जो W स्टार है, जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है वो 500 है, ठीक है ना, और जो W डैश है, ठीक है, वो है हमारा 600, ठीक है। इस केस में जैसे वो ज़्यादा है और ये कम है तो क्या होगा कि वर्कर्स का क्या हो रहा है, वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। क्यों? बहुत सारी वर्कर्स तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स होंगे, ऐसी स्कीम्स होंगी, बहुत सारे ऐसे सेफ्टी नेट्स होंगे जो एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसको ये लॉस लग रहा होगा कि मुझे 600 जो है मिनिमम वेज हो, मुझे किसी तरीके से उस मिनिमम वेज से कम वेज करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। तो उस केस में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वर्कर्स पे पड़ते हैं, उनके इंसेंटिव्स कम होते हैं, उनके फंड्स कोई सेफ्टी वाले कम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। अब क्या है इसमें दूसरा पॉइंट, द मार्केट विल नाउ टेंड टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम एट W डैश विद नो अदर चेंजेस, ठीक है। यानी जो हमारा W डैश है, जो हमारा मिनिमम वेज गवर्नमेंट फिक्स कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम वेज जितना है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट वेज, अभी हमारे इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज ज़्यादा है इक्विलिब्रियम वेज से। अब क्या हुआ, मार्केट विल नाउ टेंड टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम विद नो अदर चेंजेस, यानी जो हमारा W डैश है, गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है, वो इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम वेज उसके कंपैरिजन में कम है। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है, लेबर मार्केट, वो एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इफ़ the minimum wage is less than the equilibrium wage, there will be a tendency of increased casualization of workers। यानी मान लीजिए हमारी इक्विलिब्रियम वेज जो है वो है 500 और जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने रख दी कि आपको रखनी है वो 600 है। अब फर्म्स को ये लगेगा कि यार इक्विलिब्रियम वेज तो 500 और गवर्नमेंट हम पे ये इम्पोज कर रहा है 600,
अब ये ऑपोजिट केस में आप मान लीजिए, पहला केस हमने ये डिस्कस किया था, है ना। अब मान लीजिए जो मिनिमम वेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी 400, ठीक है, और इक्विलिब्रियम वेज जो है वो हमारी 500 है। तो इस केस में फर्म को तो इंसेंटिव हो रहा है, तो ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स कैसे होगा इस सिचुएशन में, नहीं हो सकता, राइट। फिर है पॉइंट नंबर 4, it will be impossible to administer such a legislation unless W dash is equals to W star such a ये legislation यानी ये रूल अगर कोई गवर्नमेंट फिक्स करती है वेजेस से रिलेटेड, उसको अप्लाई करना, उसको मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो पॉसिबल नहीं होगा। अब इन स्टेटमेंट्स का एक एक करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है, कौन सा फॉल्स हो सकता है। सो इक्विलिब्रियम वेज रेट जैसे कि स्टेटमेंट में है कि है W स्टार। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम वेज अबव इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था कि मिनिमम वेज अगर गवर्नमेंट ने 600 रख दी, इक्विलिब्रियम वेज जो है वो 500 थी। लेबर बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर फर्म्स टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड अवॉइड बेनिफिट्स, फर्म्स में इंक्रीजिंगली हायर वर्कर्स ऑन टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल टर्म्स, यानी प्रॉपर जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 साल के होते हैं, वो जो फर्म्स हैं वो करना प्रेफर नहीं करेंगे, जो ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं लेबरर्स को लेबर मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वेज है वो हमारी मिनिमम वेज से ज़्यादा गवर्नमेंट ने सेट कर दी, तो फर्म्स को वो लेस प्रॉफिटेबल लग रहा है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वाई? बिकॉज अ मिनिमम वेज अबव इक्विलिब्रियम क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब 500 हमारी इक्विलिब्रियम वेज थी और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपको इक्विलिब्रियम वेज से 100 रुपये ज़्यादा पे करना है वर्कर्स को, तो बहुत सारे वर्कर्स ये चाहेंगे कि हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें भी काम मिले 600 रुपीज़ की वेजेस पर, क्योंकि अब तो हमारा वेज रेट बढ़ गया। सो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। और हमारी थ्योरी जो हमने डिमांड की पढ़ी है, जब हमने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है, तो ये एक्सेस सप्लाई क्या करेगा, ये वेज रेट पे एक प्रेशर डालेगा। तो इकनॉमी जो है वो 600 के वेज रेट पे थोड़ी मूव करेगी, वो वापस से इकनॉमी का जो वेज रेट है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, इकनॉमी 500 की तरफ अप्रोच करना चाहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि W डैश पे इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज ये इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर उल्टा केस हो जाए तो द मिनिमम वेज इज नॉन बाइंडिंग बिकॉज द मार्केट वेज इज ऑलरेडी हायर, इट विल नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, फर्म्स को ये लगेगा नहीं कि प्रॉफिटेबल नहीं है वर्कर्स को हायर करना उस वेज रेट पे। लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स कि मिनिमम वेज लेजिस्लेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इवन व्हेन W dash is not equal to W star. In fact, minimum wages are usually set above market wages to protect workers. तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट था बेसिकली क्या बोल रहा था कि जो गवर्नमेंट रूल लगा रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इकनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई वेज रेट फिक्स कर रही है और मिनिमम वेजेस किसी लेवल पे फिक्स हैं, तो वो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि मिनिमम वेज लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ये आप एक जनरल सेंस में भी समझ सकते हो, कैसे कि जो मिनिमम वेज एक्ट्स होती हैं अगर कोई गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो तो इम्प्लीमेंट होनी ही होनी है ना। और वैसे भी इसमें एक और जो मैंने ये स्टेटमेंट ऐड करा, आप इस पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हो कि जो मिनिमम वेजेस होती हैं वो मार्केट वेजेस से अबव ही सेट की जाती हैं ताकि वर्कर्स का प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि क्या है, मार्केट वेजेस तो अगर फर्म्स के ऊपर छोड़ दिया तो वो तो 200 रुपये भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप सारा इन्फ्लेशन वगैरह देखते हुए गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि मार्केट वेज रेट जो है वो 500 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एक लॉ, एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कर रही है ना वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो बहुत ही वेग हो गया कि ऐसा कोई लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, ऑप्शन 1 इज़ ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ 2 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? नंबर 1, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ 0। नंबर 2, द इंडिफरेंस कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन्स। नंबर 3, द इंडिफरेंस कर्व्स आर L shaped। नंबर 4, द गुड्स आर ऑलवेज डिमांडेड इन फिक्स प्रपोर्शंस। अब बेटा आप लोगों में से कोई कोशिश करो इसका आंसर देने की, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। Ma'am, second statement, indifference curve cannot be straight line. वेरी गुड सुखमन, एब्सोल्युटली करेक्ट।
इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जैसे कि पेन और पेपर या फिर पेन एंड इंक या फिर टैक्सी एंड ड्राइवर, उस केस में क्या है, वो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का डिमांड एक दूसरे पे डिपेंड करता है, दोनों में से किसी एक के प्राइस पे चेंज होएगा तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी अपने पीडीएफ्स जो मैंने शेयर करे हैं पीपीटीज़ को, उसमें दिखाया है कि जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है दैट इज़ एल शेप्ड एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का स्ट्रेट लाइन्स होता है। एंड दीज गुड्स आर ऑब्वियसली ऑलवेज डिवाइडेड इन फिक्स प्रपोर्शंस। आप जितनी को, अगर आपको एक टैक्सी चाहिए तो आपको एक ड्राइवर भी चाहिए होगा, आप बिना टैक्सी के ड्राइवर के फंक्शन नहीं कर सकते टैक्सी में, राइट? सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये हमने कल ही पढ़ा था इस क्वेश्चन, एक हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, ये दूसरा उसी से सिमिलर काफ़ी है, पे ऑफ मैट्रिक्स है इसमें। सो कंसिडर द पे ऑफ्स ऑफ टू प्लेयर्स हु आर क्लोज फ्रेंड्स, दे कैन ईदर गो फॉर दिवाली शॉपिंग और दे कैन वॉच द वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे पहला वाला जो नंबर है वो प्लेयर 1 का है, दूसरा वाला प्लेयर 2 का नंबर है, और यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। अब इसमें पहले ये देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स में पूछा क्या है, बेसिकली इस पे ऑफ मैट्रिक्स में हमें देखना क्या है। नंबर 1, देयर इज़ नो नैश इक्विलिब्रियम फॉर देम। नंबर 2, देयर इज़ ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम वेयर प्लेयर 1 गोज़ फॉर दिवाली शॉपिंग एंड प्लेयर 2 गोज़ फॉर वर्ल्ड कप मैच। अच्छा, एनी ऑफ द 4 कॉम्बिनेशंस कैन बी अ नैश इक्विलिब्रियम। लास्ट है देयर आर 2 नैश इक्विलिब्रिया। अब एनालाइज करते हैं, एक एक करके देखते हैं, इस पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अब हम ये मानते हैं, पहले हम देख लेते हैं, प्लेयर 1 अगर दिवाली शॉपिंग प्रेफर कर रहा है और प्लेयर 2 भी अगर दिवाली शॉपिंग प्रेफर कर रहा है, तो दोनों का पे ऑफ क्या है, दोनों को 2 and 1 है। प्लेयर 1 को 2 मिल रहा है पे ऑफ और प्लेयर 2 को 1 मिल रहा है। दूसरा केस देखते हैं, अगर प्लेयर 1 दिवाली शॉपिंग ही करना प्रेफर करे और प्लेयर 2 कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ल्ड कप शॉपिंग करना प्रेफर करे, दोनों का पे ऑफ 0 हो जाएगा। फिर इस वाले केस को देखते हैं, अगर प्लेयर 2 दिवाली शॉपिंग प्रेफर करे और अगेन ऑपोजिट केस प्लेयर 1 वर्ल्ड कप वॉच करने का प्रेफर करे, जब दोनों ऑपोजिट केसेस हो रहे हैं तो दोनों में से किसी को भी पे ऑफ नहीं मिल रहा है। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि अगर प्लेयर 1 जो है वो वर्ल्ड कप वॉच करना चाहे और प्लेयर 2 भी वर्ल्ड कप वॉच करना चाहे, तो ये पे ऑफ है। प्लेयर 1 का 1 है और प्लेयर 2 का 2 है। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में ड्राइव होगा। अब हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं पहले प्लेयर 1 के। सो प्लेयर 1 के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है कि अगर प्लेयर 1 ये सोचे कि मैं दिवाली शॉपिंग करूं और मैं ये देखूं कि प्लेयर 2 भी दिवाली शॉपिंग करे, तो मुझे 2 का पे ऑफ मिलेगा और प्लेयर 1 को 1 का। लेकिन अगर मैं दिवाली शॉपिंग प्रेफर करूं और दूसरा सिनेरियो हो जाए कि प्लेयर 2 वर्ल्ड कप वॉच करना प्रेफर करे, तो हम दोनों में से किसी को भी कोई पे ऑफ नहीं मिलेगा। तो उस केस में प्लेयर 1 की क्या प्रेफरेंस होगी, वो ये कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा कि दोनों प्लेयर्स दिवाली शॉपिंग करें, ठीक है ना। में तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब प्लेयर 1 जो है वो ये दिख रहा है कि चलो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड कप वॉच करूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं वर्ल्ड कप वॉच करूँ और मेरा जो प्लेयर 2 है वो दिवाली की शॉपिंग करे, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड कप वॉच करना चाहूँ एज प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है वो भी वर्ल्ड कप वॉच करना चाहे, तो उस केस में मेरा जो पे ऑफ है वो 1 and 2 है। 1 के केस में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप वॉचिंग जो है बेसिकली इस केस में उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और पहले केस में क्या था कि जब वो दिवाली शॉपिंग करना चाह रहा था और वो ये देख रहा था, तो उस केस में भी क्या हुआ, उस केस में भी दिवाली शॉपिंग एंड वर्ल्ड कप वॉचिंग की जगह जिसमें 0 मिलता है दोनों को, उसका जो बेस्ट स्ट्रैटेजी था प्लेयर 1 का वो ये था कि वो दोनों प्लेयर्स दिवाली शॉपिंग जब करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, यानी उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो दिवाली शॉपिंग होगी। और दूसरे केस में वर्ल्ड कप वॉचिंग जब दोनों प्लेयर्स करेंगे, क्योंकि अगर ऑपोजिट करेगा दूसरा प्लेयर यानी प्लेयर 2, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक तो कॉम्बिनेशन, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी उसकी दिवाली शॉपिंग की बन के आ रही है और दूसरे वर्ल्ड कप वॉचिंग की बन के आ रही है। ऐसे ही जब आप प्लेयर 2 के पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे, तो आप देखो कि आपको क्या समझ में आएगा। प्लेयर 2 ये सोचता है कि अगर मैं दिवाली शॉपिंग करूँगा तो मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। अब वो प्लेयर 1 का सोचता है प्लेयर 1 के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा, उसने ये सोचा अगर मैं दिवाली शॉपिंग करूं और मेरे साथ का जो प्लेयर 1 है वो भी दिवाली शॉपिंग करे, तो मुझे ये मिलेगा पे ऑफ, मेरा पे ऑफ 1 होगा और प्लेयर 1 का जो पे ऑफ होगा वो 2 होगा। मान लीजिए प्लेयर 2 ये सोचता है कि अगर मैं वर्ल्ड कप वॉच करता हूँ और प्लेयर 1 ये डिसाइड करता है कि वो दिवाली शॉपिंग करेगा, तो उस केस में क्या होगा मेरा पे ऑफ।
तो उस केस में उसको पता चलता है कि उसका पे ऑफ ज़ीरो होगा। तो वो कौन सा पे ऑफ या वो कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा? प्लेयर 2 भी जो है वो दिवाली शॉपिंग ये वाली बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा। इसी तरीके से जब प्लेयर 1 के पर्सपेक्टिव से दूसरा दिखेगा कि अगर प्लेयर 2 जो है वो दिवाली शॉपिंग करता है और प्लेयर 1 जो है वो वर्ल्ड कप वॉच करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका पे ऑफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा दोनों का। तो वो दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना प्रेफर करेगा इन केस ऑफ वर्ल्ड कप वॉचिंग, कि दोनों लोग वर्ल्ड कप वॉच करें। तो इसमें दो इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो बन के आ रहे हैं। एक दिवाली शॉपिंग का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है जब दोनों प्लेयर्स दिवाली शॉपिंग करेंगे, और जो दूसरा बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन बन के आ रहा है वो है वर्ल्ड कप वॉचिंग का, जब दोनों प्लेयर्स करेंगे। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आइडियल नहीं है जिसमें एक प्लेयर वर्ल्ड कप वॉचिंग कर रहा है और दूसरा प्लेयर दिवाली शॉपिंग कर रहा है, जैसे कि ये दो कॉम्बिनेशंस। ये दोनों कॉम्बिनेशंस किसी भी सिनेरियो में दोनों में से कोई भी प्लेयर चूज़ नहीं करेगा। तो जो बेस्ट आइडियल कॉम्बिनेशंस, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी दोनों प्लेयर्स फॉलो कर सकते हैं वो ये वाली हैं। और दोनों में क्या हो रहा है, या तो दोनों लोग दिवाली शॉपिंग एक साथ कर सकते हैं, या तो दोनों लोग दिवाली शॉपिंग प्रेफर कर सकते हैं, या फिर दोनों लोग वर्ल्ड कप वॉचिंग प्रेफर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम निकल के आए बताइए? 2 मैम। 2 निकल के आए, राइट। सो इसलिए इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हुआ? देयर इज़ नो नैश इक्विलिब्रियम, ऐसा तो नहीं है। देयर इज़ 1 नैश इक्विलिब्रियम, ये भी पॉसिबल नहीं है। एनी ऑफ द 4 कॉम्बिनेशंस कैन बी अ नैश इक्विलिब्रियम, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 2 ऑप्शंस। देयर आर 2 नैश इक्विलिब्रिया, ये है करेक्ट ऑप्शन इस केस में। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इफ़ द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इज AR इज इक्वल्स टू 10 + 5Q - Q2, देन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, कैन बी बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एंड फॉर वीकली कॉनकेव। इसका पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोगों को इसमें इंक्लूड करके दे दिया है, और मैं लास्ट उस पर आऊँगी। बेसिकली ये देखने के लिए कि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, हमें मार्जिनल रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव पे आना होगा, जो आप कैलकुलेट करोगे। अगर इसमें से किसी भी स्टेप पे डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं हर स्टेप पे आप लोगों की हेल्प कर दूँगी वॉइस नोट्स के थ्रू और अपने पेन पेपर नोट्स के थ्रू। तो ये आप सॉल्व करके देखना। इसमें जो बेसिकली मेन कंडीशन है जिसके थ्रू आपको इसका आंसर पता चलेगा वो है मार्जिनल रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव क्या है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से कम है, इस केस में वो -6 आ रहा है, शायद मैं देख लूँ एक बार। यस, इस केस में वो -6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से कम है। तो उस केस में क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली कॉनकेव। और अगर वो 0 से कम नहीं होगा, 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो कॉनकेव नहीं होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। तो इस केस में आपको बेसिकली ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखनी है मार्जिनल रेवेन्यू के। इसको सॉल्व करके देखना आप लोग अपने, और अगर कोई भी स्टेप पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। तो इसका फिर ये इस वजह से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बेसिस पे इसका जो आंसर होगा उस हिसाब से आपको एग्जाम में करना होगा। इस केस में क्या हो रहा है, हम ऑप्शन 2 चूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव फंक्शन। वाई? बिकॉज उसकी वैल्यू -6 आई, जो कि 0 से कम है मार्जिनल रेवेन्यू के सेकेंड डेरिवेटिव की। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ISLM पे। ये भी मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बताया था जब मैं पढ़ा रही थी ISLM मॉडल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आप समझ लीजिए हर साल ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ होगा किसी एग्ज़ाम में कि ISLM मॉडल से कोई क्वेश्चन ना आया हो, ज़रूर आता है। अब इसको देखते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ सब कंट्री and the money supply is endogenously determined, the slope of the LM curve in the interest rate income plane यानी figure would be positively sloped, negatively sloped, horizontal या vertical। अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, अब इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है, उसमें सेंट्रल बैंक कोई चेंज नहीं करना चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये एक पॉइंट पे यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई जो है वो एडजस्ट की जा रही है टू मेंटेन दैट इंटरेस्ट रेट। यानी मनी सप्लाई में यहाँ अगर हम मनी सप्लाई ले रहे हैं और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाई एक्सिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मनी सप्लाई ले रहे हैं, तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। यानी इस तरीके से हमें कुछ कर्व मिलेगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। वाई? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, एंड मनी सप्लाई इज एडजस्टेड एंडोजीनियसली। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा LM कर्व क्या बन के आएगा, ऑब्वियसली
हॉरिजॉन्टल बन के आएगा। और अभी हमने जस्ट अभी कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व जो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन भी बताता है, और उस पर हम देखते हैं कि डिमांड फॉर मनी कैसे बहुत ज़्यादा रहती है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में। ये उसी से सिमिलर आपका एक ग्राफ बन के आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, आपका एलएम कर्व, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड, इट इज़ नॉट बीइंग चेंज्ड, और मनी सप्लाई को एडजस्ट किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 विच इज़ हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन दूसरा। एन इकोनॉमी कैरेक्टराइज बाय ह्यूज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वुड हैव एन एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व इन अ रियल वेज लेबर सप्लाई प्लेन या फिगर दैट वुड बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, वर्टिकली स्लोप्ड, फ्लैट या नेगेटिवली स्लोप्ड। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। एन इकोनॉमी कैरेक्टराइज बाय ह्यूज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट would have an aggregate labor supply curve in a real wage labor supply figure that would be positively sloped या vertical, flat या negatively sloped। अब इसको समझिए कि ह्यूज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी वॉलेंट्री बेसिस पे अनएम्प्लॉयड नहीं है। हर किसी को, हर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं दे आर विलिंग टू वर्क एट द रियल वेज रेट, बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो लेबर है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल हैं इकनॉमी में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो फर्म्स का क्या है कि वो एग्जिस्टिंग रियल वेज रेट पे, जो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट बोला गया है उसको दोबारा रीड करिए कि इकनॉमी में ह्यूज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसमें ये पूछा गया है कि एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व का उस केस में क्या होगा। तो जब इकनॉमी में कीन्स ने बताया है कि जब ह्यूज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देयर इज़ लेबर अवेलेबल इन अबंडेंस इन द लेबर मार्केट एंड फर्म कैन हायर एज मेनी वर्कर्स एज दे वांट एट द एग्जिस्टिंग रियल वेज रेट। तो उस केस में सप्लाई क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, क्योंकि एक वेज रेट पे, मान लीजिए यहाँ हम वेज रेट ले रहे हैं और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड यानी एल ले रहे हैं, तो इस वेज रेट पे बहुत, क्योंकि इतना अबंडेंस से अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज़ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में क्या हो रहा है, इस वेज पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट, एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्कर्स जो हैं वो वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है वो क्या पोजीशन जो है वो अटेन करेगा। तो ऑब्वियसली इस केस में जहाँ वेज रेट फिक्स्ड है और लोग जॉब्स उस पर करने के लिए तैयार हैं पर उनको मिल नहीं रही है, उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इट विल बी फ्लैट और इट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको याद रखना है। कई बार जब आप देखो ना कि इस तरीके के कीवर्ड्स आपको मिलें, जैसे कि अभी हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले में भी देखा कि एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है यानी फिक्स्ड है, तो आप अपने माइंड में ना इकोनॉमिक्स में कई क्वेश्चंस के आंसर आपको फिगर अपने माइंड में प्लॉट करने से मिल जाएंगे, या पेपर पे रफ स्पेस पे आप कोशिश करो कि आप उसको प्लॉट कर सको। तो कई बार जब आपको नहीं समझ में आएगा ना, अगर आप उसको सिंपल रिलेशनशिप प्लॉट करने की जो स्ट्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन ने जिन वेरिएबल्स पे, अगर आप उनको पेपर पे प्लॉट करने की कोशिश करो कि कौन सा जो है वो गिवन है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा मूव कर रहा है, तो उस बेसिस पे अगर आप कंफ्यूज भी होगे ना कि एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो क्या इंपैक्ट होता था, लेकिन अगर आप प्लॉट करोगे स्टेटमेंट्स में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो भी कई बार आपको बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर मिल सकता है। बहुत चांसेस होते हैं कि आप आंसर करेक्ट कर लो। तो आप इस तरीके से वो इसमें याद रखना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेट विच वंस आर करेक्ट। The Keynesians believed in wage and price flexibility and highlighted the role of aggregate supply. The monetarists highlighted the importance of money in the economic system and that of expectations in the analysis of inflation. See, the classical school believed in the invisible hand and efficiency of market mechanism. For the new Keynesians make the use of assumptions of imperfect markets in their framework. अब इसमें जो correct statements हैं वो आपको choose करने हैं। आप इजीली इसका आंसर देख सकते हो। न्यू कीनेशियंस, वेरी गुड। ए जो है वो क्या है, गलत है, वो गलत है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कीनेशियंस किन चीज़ पे बिलीव करते थे, रिजिडिटी पे बिलीव करते थे, स्पेशली डाउनवर्ड रिजिडिटी पे। वेरी गुड। सो ए इज़ रॉन्ग एंड रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, these are the following statements about short-run cost curves. The marginal cost curve cuts both short-run average cost curve and average variable cost curve at their lowest point.
The MC curve cuts AC curve from below, but nothing can be said about AVC curve. The distance between total cost curve and total variable cost curve gets reduced as quantity increases. The average fixed cost curve is asymptotic to the cost axis. AC कर्व इज़ यू शेप्ड. अब इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें हाईलाइट करना है. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे. इसमें भी मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए ताकि ये देख के आपको याद रहे. ये एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ ज़रूर ये 3 स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे. तो बेसिकली जो स्टेटमेंट ए है कि MC कर्व इंटरसेक्ट्स AVC एंड AC एट द रिस्पेक्टिव मिनिमम पॉइंट्स, इट्स ट्रू, ये है. ठीक है, फर्म्स जो हैं वो मिनिमम पॉइंट पे आना चाहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, ताकि उनकी कॉस्ट जो है वो मोस्ट ऑप्टिमम पॉइंट पे अचीव हो जाए. वो अपना सबसे ऑप्टिमम जो पॉइंट है उस पर प्रोडक्शन करें और उनको प्रॉफिट्स जो हैं उनके मैक्सिमाइज हो जाए और कॉस्ट जो है उनकी मिनिमाइज हो जाए. अब इस केस में क्या है, क्यों है ऐसा कि अगर MC जो है वो AVC या AC से कम है तो AVC या AC फॉल करेगा. अगर MC AVC से ज़्यादा है तो AVC राइज करेगा. तो इसलिए क्या है, MC मस्ट कट AVC एंड AC एट द मिनिमम पॉइंट्स. ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद करके रखने हैं. ठीक है ना. अब MC इज़ लेस देन AC, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक क्लास है उसमें 80 मार्क्स जो हैं वो है एवरेज मार्क्स एक क्लास में. अब एक एडिशनल स्टूडेंट आती है और उसके सिर्फ 60 मार्क्स होते हैं. तो क्या होगा, पहले एवरेज मार्क्स जो थे उस क्लास में वो 80 थे. अब इस 60 वाली बच्ची के आने की वजह से एवरेज मार्क्स डिक्लाइन कर जाएंगे. तो यहाँ क्या हो रहा है, 60 जो आपका मार्जिनल स्टूडेंट है, एडिशनल स्टूडेंट है, उसकी वजह से, उसके कम होने की वजह से आपकी जो एवरेज मार्क्स हैं या ये आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कम थी. यही आप सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल देके. यही आप अब एग्जामिन करो MC AC से ज़्यादा, यानी मान लीजिए आपकी एवरेज स्टूडेंट्स के जो मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो थे आपके स्टूडेंट्स के वो थे 60. अब एक एडिशनल स्टूडेंट आती है जिसका मार्क्स होता है 80. ठीक है, तो क्या होगा, MC ज़्यादा है ना, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली अब एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. यानी इस केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अगर MC AVC से कम है या AC से कम है तो AC डिक्लाइन करेगा. आपको ये स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल याद रखना है अपने माइंड में, इससे ज़्यादा ईजी तरीके से नहीं याद होगा ये कॉन्सेप्ट. और अगर MC ज़्यादा है यानी एक एडिशनल स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं एवरेज मार्क्स से, तो क्या होगा, आपका एवरेज मार्क्स फिर इंक्रीज़ कर जाएगा. तो इसलिए क्या है, MC मस्ट कट AVC एंड AC एट द मिनिमम पॉइंट्स, ताकि जो उस क्लास का परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, यानी इस केस में क्या हुआ, फर्म का जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो, सबसे एफिशिएंट, सबसे ऑप्टिमम पॉइंट पे हो रहा हो, ऑप्टिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी सबसे ऑप्टिमम वे में टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो जो क्लास साइज है उस हिसाब से. अब स्टेटमेंट B इज़ फॉल्स, दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट AVC. MC कट्स बोथ AC एंड AVC फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट्स. तो हम मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही वेग हो गया. थर्ड जो स्टेटमेंट था कि जो डिस्टेंस होता है टोटल कॉस्ट का और TVC का, उसके बारे में था. तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस होता है टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, जो कैपिटल की कॉस्ट होती है जिसको हम फिक्स मान के चलते हैं उसका होता है. तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. और वो रिड्यूस नहीं होता आपका. बेसिकली इसमें ये है कि क्योंकि TFC शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, दैट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट रिड्यूस. फिर फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज एज आउटपुट इंक्रीजेज AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल्स एंड अप्रोचेज जीरो बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस और आउटपुट एक्सिस. तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक हाइपरबोला टाइप का होता है जिस शेप का आपका जो AFC है वो शेप लेता है. अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ये भी एक बहुत इजी एग्जांपल देके बताती हूँ कि अच्छा ये एक्स एक्सिस क्यों नहीं टच करता, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. तो इस केस में क्या है, मान लीजिए आपका एक मशीन था, ठीक है, आपने वो 10,000 रुपये का परचेज़ किया और वो 1 यूनिट ऑफ मशीन है. अभी आपने उस एक मशीन पे सिर्फ 1 वर्कर लगाया, तो उसकी कॉस्ट अभी पूरी तरीके से आप नहीं चुका रहे हैं. वो 1 वर्कर उससे कितना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगा. मान लीजिए वो 1 वर्कर अपना पूरा हार्डवर्क लगा के डेली बेसिस पे 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है टोटल आउटपुट के.
फिर आपने 2 वर्कर्स लगाए, 3 लगाए, तो धीरे धीरे आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा। आउटपुट इंक्रीज़ होने से क्या होगा, फर्म्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपकी मशीन की कॉस्ट है यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन होने लगेगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन ज़रूर होगी, बट क्योंकि वो एक फिक्स्ड कैपिटल की कॉस्ट है, एक कांस्टेंट चीज़ की कॉस्ट है, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा इस एग्जाम्पल से। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है। वाई? बिकॉज ऑफ इकनॉमीज ऑफ स्केल या इकनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे जब वो रिपीटेटिव टास्क करते हैं और उनके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट रीच होता है, उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद मिस कोऑर्डिनेशन होता है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज होती हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाता है। उस वजह से जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इट इज़ यू शेप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सीटोस्की डबल क्राइटेरियन के ऊपर ये क्वेश्चन है। डज स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 है, डज नॉट रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ कैल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन टेस्ट। ये हमने कल पढ़ा था, ये एकदम गलत है। सीटोस्की डबल क्राइटेरियन जो है वो कैल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन का ही एक एक्सटेंशन था, बस उनमें उसने एक बहुत मेजर एडिशन किया था। requires only the fulfillment of reversal test, does not require the fulfillment of reversal test, requires the fulfillment of Kaldor-Hicks test and reversal test। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या है। So what was C2C double criterion? It was basically to remove the contradiction present in the Kaldor-Hicks compensation principle। अब Kaldor-Hicks का compensation principle क्या था? अगर दो लोग हैं एक इकनॉमी में, अगर A जो है वो गेनर है और B जो है उसका लॉस हो रहा है किसी वजह से, तो अगर A इस पोजीशन में है कि वो B को कंपनसेट कर पाए तो उस इकनॉमी में इम्प्रूवमेंट या सोशल वेलफेयर होगा। ये बेसिकली कैल्डर-हिक्स एंड स्टीटोविस्की जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ये किससे रिलेटेड थे? सोशल वेलफेयर की थ्योरीज से रिलेटेड थे, राइट। तो इस केस में कैल्डर ने बोला ये, सीटोविस्की ने इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन निकाला इसमें से कि अगर A जो है वो गेनर है और B जो है वो लूज़र है और A जो है वो B को कंपेंसेट कर पा रहा है, वहाँ तक ठीक है। सीटोविस्की ने इसी कॉन्ट्राडिक्शन पे फोकस किया कि ये वेलफेयर क्राइटेरिया जो है, सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया जो कैल्डर और हिक्स ने अपने कंपेंसेशन प्रिंसिपल में बोला, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखा उन्होंने कि A गेनर है, B लूज़र है। A जो है अगर वो कंपेंसेट कर पाएगा B को तो उस सोसाइटी में वेलफेयर होगा। लेकिन सीटोविस्की ने इसका कॉन्ट्राडिक्शन निकाला और बोले कि अगर हमें इस केस में हमें रिवर्सल टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर बी इस पोजीशन में आ जाए, जो लूज़र था वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो वापस से ओरिजिनल सिचुएशन पे चला जाए, तो सोसाइटी में वेलफेयर जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें मुश्किल होगी। ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेट विच वंस आर करेक्ट। नंबर ए, the new Keynesians assume rational expectations and market imperfections and highlight the role of aggregate demand। अब आप देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसका एक स्टेटमेंट और इसका एक स्टेटमेंट कितना सिमिलर है। तो यही फ़ायदा होता है, आप जिसको नहीं पता होगा कि न्यू कीनीशियंस मार्केट इम्परफेक्शंस एज्यूम करते हैं, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने से वो याद रहेगा कि न्यू कीनीशियंस रिलेटेड टू मार्केट इम्परफेक्शंस। तो क्या होगा इससे, एग्जाम में स्टेटमेंट को देख के एटलीस्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सोच सकते हो। बी है, द मॉनेटरिस्ट एज्यूम रैशनल एक्सपेक्टेशंस, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड हाईलाइट द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। C, the new classicals assume rational expectations, competitive markets and highlight policy irrelevance. Classicals assume a competitive and frictionless economy and highlight policy ineffectiveness. E, the Keynesians assume wage and price flexibility and highlight policy effectiveness। अब आप देख लो, ये जो स्टेटमेंट E है, अगेन ये एक रिपीटिशन है। दो स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन के पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे ही रिलेटेड हैं बिल्कुल। और इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप वही वेज प्राइस रिजिडिटी को याद कर लो। कीन्स एज्यूम करता था वेज प्राइस रिजिडिटी, उसने कभी भी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एज्यूम की ही नहीं अपने मॉडल में। तो स्टेटमेंट ई तो आउट राइटली रिजेक्ट आप कर सकते हो। अब बाकी को एक एक करके एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट ए को देखिए आप। स्टेटमेंट ए क्या बोलता है कि न्यू कीनीशियंस ने क्या एज्यूम किया था, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, मार्केट इम्परफेक्शंस एंड दे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो स्टेटमेंट ए तो एकदम करेक्ट है।
स्टेटमेंट बी था मॉनेटरिस्ट्स के ऊपर, दैट दे एम्फेसाइज मॉनेटरी पॉलिसी, एज्यूम मार्केट्स आर कॉम्पिटिटिव. सो द फ्रेज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स वॉज रॉन्ग. इस स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट बी था इसमें क्या एक तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बात थी वो सही है, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स गलत हो गए क्योंकि मॉनेटरिस्ट भी क्लासिकल्स की तरह जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी तरह कॉम्पिटिटिव मार्केट्स पे एम्फेसिस देते थे. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. स्टेटमेंट सी इज़ ऑल्सो करेक्ट. हाउ? न्यू क्लासिकल स्कूल के बारे में है कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस एज्यूम करते थे. न्यू क्लासिकल स्कूल की तो आपने रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी पढ़ी भी है. कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एज्यूम करते थे. फ्लेक्सिबल प्राइजेस एंड वेजेस क्लासिकल स्कूल है तो ऑब्वियसली जहाँ क्लासिकल लिखा होगा वहाँ याद रखना कि प्राइजेस एंड वेजेस विल बी फ्लेक्सिबल, और जहाँ कीन्स का होगा वहाँ याद रखना स्टिकी वेजेस स्टिकी प्राइजेस का कॉन्सेप्ट आएगा. फिर फोर्थ है पॉलिसी इनफेक्टिवनेस. पॉलिसी इनफेक्टिवनेस भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमेशा से एज्यूम करता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है मार्केट में. स्टेटमेंट डी था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल करता है इकनॉमी में. फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस होते हैं, मार्केट सेल्फ करेक्टिंग होते हैं, इकनॉमी सेल्फ करेक्टिंग होती है, एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन जनरली इनफेक्टिव है. ये सब चीज़ें क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एज्यूम की थी और ये मैं अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ. और कीन्स ने ऑन द अदर हैंड क्या एज्यूम किया था कि रिजिड वेजेस और प्राइजेस होते हैं, सेल्फ करेक्टिंग इकनॉमी नहीं होती है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड. ये सारी चीज़ें जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका ऑपोजिट कीन्स की थ्योरी ने इंट्रोड्यूस किया था जब 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आया था. अब है ये क्वेश्चन, प्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम पे है. प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी इज अ नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी. Bertrand equilibrium strategy is a Nash equilibrium strategy. Stackelberg B Nash equilibrium strategy. Monopoly equilibrium strategy is a Nash equilibrium strategy. Carnot's equilibrium strategy is a Nash equilibrium strategy. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आप समझ जाओगे. नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, जो दो प्लेयर होते हैं एक गेम में और वो बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करें, बेस्ट रिस्पॉन्स चूज़ करें ये सोच के कि दूसरा प्लेयर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा अगर मैं ये डिसीजन लूँ, तो उस बेसिस पे जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो एक या बेस्ट स्ट्रैटेजी जो होगी वो दोनों प्लेयर्स चूज़ करेंगे. प्लेयर्स जो है बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम में वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर एक्ट करते हैं और बेस्ट आउटकम चूज़ करते हैं ये सोचते हुए कि दूसरा प्लेयर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा. अब प्राइस लीडरशिप की जब हम बात कर रहे थे ओलिगोपोली मॉडल में, तो क्या था, प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है, जो लीडर फर्म होता है वो प्राइस को सेट करता है और बाकी फॉलोअर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ओलिगोपोली मार्केट में है और हमारा जो लीडर फर्म है, मैंने कल आपको कोको कोला का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ओलिगोपोली मार्केट में कोको कोला लीडर है, पेप्सी, फैंटा, थम्स अप, मिनट मेड बाकी उसके फॉलोअर्स हैं, तो जो कोको कोला प्राइस रखेगा उसी हिसाब से बाकी फर्म्स भी प्राइस रखेंगे. वो अपने प्राइस को कम नहीं करेंगे वरना उनको पता होगा कि वो अगर कम करेंगे तो वो प्रॉफिट लूज़ कर देंगे क्योंकि कोको कोला का बहुत डोमिनेंट बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा लेवल पे उसने मार्केट को कैप्चर कर रखा है. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि लीडर अपना प्राइस सेट कर रहा है और बाकी सारे फॉलोअर्स प्राइस को फॉलो कर रहे हैं यानी एक आउटकम पे आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ, नैश इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. बर्ट्रैंड के केस में देखते हैं, बर्ट्रैंड के केस में क्या होता है, फर्म्स ये सोचते हैं कि दूसरा मैं अपना प्राइस, दो फर्म्स हैं, एक फर्म ये सोच लेगा कि मैं अपना प्राइस मैं अपना प्राइस रिड्यूस कर देता हूँ, दूसरा फर्म अपना प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखेगा. दोनों फर्म्स अपना प्राइस कम करते जाते हैं किस लेवल तक, जब तक कि वो प्राइस उनका जो है उनकी मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल नहीं हो जाएगा. जैसे ही उससे इक्वल होगा उसके फर्दर प्राइस को डिक्रीज़ करना दोनों फर्म्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा. तो उस केस में क्या हो रहा है, P इज़ इक्वल्स टू MC. ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है वो एक ओलिगोपोलिक मार्केट में जहाँ बर्ट्रैंड के बेसिस पे हम जज कर रहे हैं या बर्ट्रैंड की थ्योरी को लगा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये नैश इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है कि दोनों फर्म्स प्राइस रिड्यूस करते करते अपने ऐसे प्राइस पे आ जाएंगे जिस पे वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा प्राइस. स्टैकेलबर्ग की सिचुएशन में क्या था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बताया था स्टैकेलबर्ग के मॉडल में है कि स्टैकेलबर्ग मॉडल में क्या होता है कि एक लीडर होता है जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है क्योंकि वो पहले ओलिगोपोली वाले मार्केट में आ जाता है, अपना प्रोडक्ट बेचने लगता है तो उसकी गुडविल बन जाती है, तो वो अपना पूरा मार्केट का शेयर कैप्चर करके रख लेता है. मान लीजिए मार्केट में वो 200 यूनिट सप्लाई कर रहा है और उस मार्केट की जो कैपेसिटी है वो है 300 यूनिट्स की. एक्चुअल में जो मार्केट में डिमांड है वो 300 यूनिट्स की है, वो आके अपने प्रॉफिट के बेसिस पे 200 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो उसको मिल गई फर्स्ट मूवर एडवांटेज.
और वो 200 पे अपना आउटपुट फिक्स कर देता है। अब बाकी जो लोग बाद में उस मार्केट में आएंगे उनको ऑब्वियसली वो एडवांटेज नहीं मिलेगी फर्स्ट मूवर वाली, तो वो अपना आउटपुट उस 200 आउटपुट जो उस लीडर फर्म का है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो वो अपना आउटपुट सारी फर्म्स उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जो 200 का आउटपुट है। तो क्या होगा, उस लेवल पे आउटपुट यानी इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस मार्केट में। सो इधर भी नैश इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। लास्ट है मोनोपोली इक्विलिब्रियम। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, नैश इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम तब होता है जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हों और हर कोई ये सोच रहा हो कि मेरे राइवल की, मेरे साथ वाले प्लेयर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जो मैं चूज़ करूं अपने लिए, जो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स हो। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, एक फर्म होता है, तो उस केस में कोई भी इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी, नैश इक्विलिब्रियम सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सो दिस इज़ ऑल। और ये जो कोर्स था ये आपका 10 डेज़ का था। ये मैंने लॉन्च किया था स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको नेट एग्ज़ाम से पहले इतने कम टाइम फ्रेम में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करना है। तो इसमें मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की थी कि जितना भी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से वो कवर हो जाएँ। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिकली निकाले हैं, ताकि आप लोग ने अभी ताज़ा ये फ्रेशली टॉपिक को कवर किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो आपका एक क्विक रिविजन सा हो जाए, ठीक है ना। सो अब मैं सेशन एंड कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे इन टच विद मी। एग्ज़ाम के बाद मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी हो आप लोग मुझसे टच में रहिए, आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। और कोई भी डाउट हो मुझे आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज करो आप लोग, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। बाय Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. बाय।